हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाएं जुडिशरी। आई एम राखी और हम साथ में कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की तैयारी। ठीक है, तो हमने रजिस्ट्रेशन की 2 क्लासेस कर ली है ऑलरेडी। तो जिन्होंने वो नहीं देखी पहले वो कंप्लीट करें, उसके बाद थर्ड पार्ट जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे। सही है, यानी कि आज जो है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरी साइड से कोई इशू रहता है, इशू इन द सेंस कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने डील नहीं करी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वो डिस्कस हो जाएगी, डील कर ली जाएंगी। उसके अलावा कोई और डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। हमने ना पार्ट 10 तक कर लिया था। पार्ट 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या करा था एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कितना हमारा हो गया है। अब रेस्ट ऑफ द चीज जो रहती है वो क्या है, राइट। तो हमने अथॉरिटीज के बारे में पढ़ लिया था। अथॉरिटीज अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसमें कौन कौन सी अथॉरिटी है? एक है हमारे आईजी साहब। सुनो, जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, यहाँ लिखती हूँ, जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, और कोई भी नया काम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी सारा। सही है। आईजी की, सब रजिस्ट्रार की, रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारा काम जो है वो खत्म हो गया है। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट है एक, तो फिर है हमारे आईजी। ठीक है, आईजी क्या है? इंस्पेक्टर जनरल। उनके बाद है हमारे रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के बाद है हमारे सब रजिस्ट्रार। ठीक है, ये सारी अथॉरिटीज हैं। इसके अलावा आईजी के अंडर ही एक और अथॉरिटी है जिसे हम बोलते हैं इंस्पेक्टर। सही है, ये हमारी अथॉरिटीज हो गई। उसके बाद हमने देखा कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स, कि कौन कौन से ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम रजिस्टर कर सकते हैं। मोटा मोटा जो हमने डिवाइड करा था उसे कैसे किया था? एक है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक विल। इसमें भी अगर 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है और 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इनसे अलग कोई भी। अच्छा, 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, 100 रुपए से नीचे की प्रॉपर्टी है। अगर 100 से ऊपर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें भी अगर वो राइट जनरेट करती है, ठीक है, कोई राइट क्रिएट करती है, तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सही है। अगर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है उसे हमें कराने की जरूरत नहीं है। 100 से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, कोई राइट वगैरह क्रिएट नहीं करती, तो उसे भी हमें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने टाइम लिमिट्स देखी थी, कितने टाइम में हमें रजिस्टर करवाना होगा। तो 4 मंथ्स का हमने टाइम देखा था। ठीक है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, 4 मंथ मतलब 4 मंथ। इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन दे दिया था सेक्शन 25 में। वो एक्सेप्शन क्या था कि आप 10 गुना मैक्सिमम फाइन जो है आपका 10 गुना रहेगा। वो फाइन देकर आप अगर रजिस्टर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन थी, क्या? अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद एक सेकेंड में, उसके बाद हमने देखा था टाइम। टाइम तो हो गया ना, ठीक है। उसके बाद प्लेस, कहाँ पे आप रजिस्टर करा सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जाएंगे। ठीक है, कौन से सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे? जहाँ पे प्रॉपर्टी होल या एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो, वहां पर आप जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर करवाएंगे। अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं होता तो कुछ केसेस में आप, सॉरी, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं होता, कुछ केसेस में ऐसा भी है कि रजिस्ट्रार के पास भी पावर है, डायरेक्ट वो हम वहां पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रार में रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? उसके बाद कौन करवा सकता है? बाय होम द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वो रजिस्टर करवा सकता है अपना डॉक्यूमेंट, राइट। उसके अलावा उनके एजेंट करा सकते हैं, ऑथोराइज एजेंट, ऑथोराइज एजेंट। उसके अलावा जो एलआरस है वो भी रजिस्टर करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। सही है, यहाँ तक हमारा हो गया था ये सारा जो पोर्शन है। उसके बाद आज जो हम शुरू करेंगे, सी, हमने 2 पार्ट में डिवीजन किया था अगर आपको याद है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि हम रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा हो गया।
सही है। सेकंड पार्ट हमारा जो है पावर ड्यूटीज ऑफ, जो भी अथॉरिटीज हमने पढ़ी थी उनकी पावर और ड्यूटीज के बारे में डिस्कशन करना है, फीस के बारे में डिस्कशन करना है, पेनल्टीज के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। और जो मिसलेनियस पोर्शन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखें पार्ट 11 जो है वो बात करता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है, अब ये नहीं खाली रजिस्ट्रार ही है, ठीक है, सब रजिस्ट्रार भी इसमें आ रहे हैं, रजिस्ट्रार भी आ रहे हैं, आईजी के भी पावर और ड्यूटीज की हम बात करेंगे। पहला पार्ट कह रहे हैं कि सेक्शन 51 रजिस्टर, अच्छा एक सेकेंड, देखो जो मेन जो हमारे टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, इसमें भी बाकी के टॉपिक जो हैं वन लाइनर है, ठीक है। पार्ट 12 से जब हम शुरू करेंगे तो वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पार्ट 11 है इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से प्री के साथ साथ मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद जो है आप आराम से मतलब थोड़ा लिनियंट हो सकते हैं, सही है। चलिए सेक्शन 51 कह रहा है कि रजिस्टर बुक्स टू बी केप्ट इन सेवरल ऑफिसेज। कहाँ? द फॉलोइंग बुक्स शेल बी केप्ट इन द सेवरल ऑफिसेज हेयर इन आफ्टर नेम, नेमली नंबर 1 बुक नंबर, देखो बुक कितनी है टोटल 5 है, पांचों बुक में क्या क्या लिखा है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्री से क्वेश्चन बनता है आपका। क्या बोल रहे हैं? बुक नंबर 1 में क्या होगा? रजिस्टर ऑफ द नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है इसे? बुक नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। सेकंड है जो बुक रिकॉर्ड ऑफ द रीजंस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर, सेकंड रिफ्यूजल, ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस वन लाइनर बनाने हैं, एक पॉइंटर बनाने हैं, ताकि एग्जाम से पहले अगर आप अपनी नोटबुक उठाते हो तो आपको पता चले कि अच्छा अच्छा ये हो गया, और आप एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म करें। थर्ड है हमारा रजिस्टर ऑफ द विल एंड द अथॉरिटीज टू अडोप्ट। पहला है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड है रिफ्यूजल, थर्ड में विल लिख लो, इनफ होगा, ठीक है। फोर्थ में मिसलेनियस रजिस्टर है, और फिफ्थ जो बात करता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल। अब थर्ड भी बात कर रहे हैं विल के बारे में, फिफ्थ भी बात कर रहे हैं विल के बारे में। थर्ड में क्या बात कर रहा है? रजिस्टर ऑफ द विल एंड अथॉरिटीज टू अडोप्ट, उसका रजिस्टर होगा। लेकिन यहाँ पे जो फिफ्थ में बात कर रहे हैं ना, फिफ्थ जो बात कर रहे हैं डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। जो टेस्टेटर फर्स्ट टाइम आता है विद द एजेंट, वो अपना रजिस्टर जो है, सॉरी जो विल है एनवलप देता है उसे रजिस्ट्रार को, और वो डिपॉजिट करके रखता है, वो बिल बुक नंबर 5 में है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ विल वो बुक नंबर 3 में है। नेक्स्ट है हमारा बुक नंबर 1 शेल बी एंटर्ड और फाइल्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स और मेमोरेंडम रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 and 18 and 89 विच रिलेट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड आर नॉट विल। बस इसमें आपको याद रखना है बुक नंबर 1 का इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें विल इंक्लूड नहीं होंगी। बुक नंबर 4 में शैल बी एंटर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर डी एंड एफ ऑफ द सेक्शन 18 विच डू नॉट रिलेट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें क्या थे? जो मूवेबल प्रॉपर्टी का सीन था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? देखो सारी बुक्स तो आपको याद रखनी है, ठीक है। बुक नंबर 1 2 3 4 5 सारी बुक्स आपको याद रखनी है और इनके पॉइंटर्स बना के रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 52 से भी क्वेश्चन बनता है, पर यहाँ पे प्री का ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना, ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, मेंस के लिए ही आते हैं क्वेश्चंस, फिर भी देखना ज़रूरी है, ठीक है, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। 52 बात करता है ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर व्हेन द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड। जब डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है उस टाइम पे रजिस्टरिंग ऑफिसर की ड्यूटी क्या क्या होगी, उसे रजिस्टर करना है, रजिस्टर किस तरीके से करना है वो उन्होंने दे दिया कि टाइम प्लेस सब कुछ मेंशन करना है। देखते हैं, द डे द आर एंड द प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, दिन भी, ठीक है, किस टाइम पे, आर मतलब टाइमिंग, ठीक है, और प्लेस जहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, एंड द सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन शेल बी एंडोर्स, एंडोर्स मतलब उनके सिग्नेचर होंगे, एवरी सच डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ, जिस टाइम पे वो प्रेजेंट करेंगे उस टाइम पे, क्या क्या, टाइम, डेट और प्लेस, और उन सबके साइन। नेक्स्ट है हमारा अ रिसीट फॉर सच डॉक्यूमेंट शेल बी गिवन बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर टू द पर्सन प्रेजेंटिंग द सेम। जो बंदे आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, उन सभी को एक कॉपी रिसीट दी जाएगी ऑफ द डॉक्यूमेंट। थर्ड है हमारा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 62 एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन shall without unnecessary delay to be copied in the book appropriated therefore according to the order of its admission। ये कह रहे हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट को एडमिट किया जाएगा टू रजिस्ट्रेशन शेल विदाउट अननेसेसरी डिले। बस यहाँ पे याद रखना है कि अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है।
All such books shall be authenticated by such intervals and in such manner as it is formed time to time प्रिस्क्राइब बाय द इंस्पेक्टर जनरल। बस यहाँ पे पावर किसकी दे दी, हमारे इंस्पेक्टर जनरल की। जैसे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उस तरीके से इंस्पेक्शन ऑफ द बुक होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। 53 है, बस 1 लाइन है, याद कर लेना। एंट्रीज टू बी नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली, 1 2 3 4 इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिवली नंबर होनी चाहिए। देख लेते हैं फिर भी। ऑल द एंट्रीज इन द ईच बुक शेल बी नंबर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज विच शेल कमेंस एंड टर्मिनेट विद द ईयर, अ फ्रेश सीरीज बीइंग कमेंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। जैसे अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2025 फर्स्ट एंट्री, ठीक है, 2026 चलेगा, यहाँ से जितनी भी एंट्रीज होगी, मान लो 1000 एंट्री होगी, ठीक है, फिर 2026 जैसे शुरू होगा तो फर्स्ट से एंट्री शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यही जो सीरीज है वो आगे बढ़ती रहेगी, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा करंट इंडेक्सेस एंड द एंट्रीज देयरइन। इन एवरी ऑफिस इन विच एनी ऑफ द बुक्स हेयरइन बिफोर मेंशन्ड आर केप्ट देयर शेल बी प्रिपेयर्ड करंट इंडेक्सेस ऑफ द, अभी इंडेक्सेस की बात हम आगे करेंगे, ठीक है, कंटेंट ऑफ ईच सच बुक एंड एवरी एंट्री इन सच इंडेक्सेस शेल बी मेड सो फार एज प्रैक्टिकेबल immediately after the registering officer has copied or filed a memorandum of the document to which it relates। ठीक है, इसमें जैसे 1 से 4 इंडेक्स होंगे, इंडेक्स 1 में क्या आएगा, इंडेक्स 2 में क्या आएगा, मतलब ऐसे याद रखना, इंडेक्स 1 में बुक 1 की चीजें आएंगी, इंडेक्स 2 में बुक 2 की चीजें आएंगी, इस तरीके से। 55 बात करता है इंडेक्सेस टू बी मेड बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड देयर कंटेंट्स। रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वही इंडेक्सेस बनाएंगे, जैसे नॉर्मल बुक्स में इंडेक्सेस होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। 2 में देखिए क्या कह रहे हैं, इंडेक्स नंबर 1 शेल कंटेन द नेम्स एंड एडिशन ऑफ ऑल द पर्सन एग्जीक्यूटिंग एंड ऑल द पर्सन क्लेमिंग अंडर एवरी डॉक्यूमेंट एंटर्ड। कुछ नहीं याद रखना, बस यहाँ से याद रखो इंडेक्स नंबर 1 के साथ रिलेट करेगा बुक नंबर 1, ठीक है, उसकी जो भी एंट्री। अब इंडेक्सेस में हम क्या मेंशन करते हैं, पूरी चीजें तो मेंशन नहीं करते ना, जो मेन पॉइंटर्स होते हैं, जैसे नाम है तो नाम मेंशन कर दिया, ठीक है, और जितने भी पर्सन के नेम्स हैं और अदर छोटे छोटे पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट है हमारे इंडेक्स नंबर 2 शेल कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स नेमली mentioned in section 21 relating to every such document and memorandum of as the inspector general। हाँ, इसमें भी पावर देखनी है हमें, इंस्पेक्टर जनरल की है, वो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करेंगे मैनर किस तरीके से करना है। बाकी एक्स्ट्रा पावर जो है हम आगे देखेंगे आईजी की। इंडेक्स नंबर 3 को रिलेट करना है बुक नंबर 3 से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, बस जितना याद रखना है उतना मैं बता रही हूँ, इंडेक्स नंबर और कौन सी बुक से वो रिलेट कर रहे हैं। बस इसका जो 6th पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो देख के जाना। Each index shall contain such other particular and shall be prepared in such form as the IG from time to time describe। बस डायरेक्ट सॉरी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 57 रजिस्टरिंग ऑफिसर टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन बुक्स एंड इंडेक्सेस एंड टू गिव सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द एंट्रीज। जो आरओ है, रजिस्टरिंग ऑफिसर है, अलाउ करेगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, कोई भी पर्सन अगर आता है, ठीक है, उसे देखना है कि उस बुक में क्या लिखा है, मतलब वो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, उसे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है, तो उसको अलाउ किया जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सॉरी सब्जेक्ट टू द प्रीवियस पेमेंट ऑफ द फीस। जब भी आप एप्लीकेशन लगाओगे उसके साथ फीस भी सबमिट करोगे, ठीक है। इन दैट बिहाफ द बुक नंबर 1 and 2 द इंडेक्सेस रिलेटिंग टू बुक नंबर 1 शेल बी एट ऑल टाइम ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन अप्लाई टू इंस्पेक्ट, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 कॉपीज एंड एंट्रीज इन सच। सेक्शन 62 बात कर रहा है कि अगर आपको लैंग्वेज वगैरह समझ नहीं आती तो मतलब आरओ को, कॉपीज एंड एंट्रीज इन सच बुक्स शेल बी गिवन टू ऑल द पर्सन अप्लाइंग फॉर द सेम। सभी को जो अप्लाई करेंगे, आप फीस सबमिट करो, ठीक है, और वो ओपन होंगे इंस्पेक्शन के लिए, आप फीस सबमिट करोगे, आपको एक कॉपी जो है दे दी जाएगी फॉर द इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट टू सेम प्रोविजंस कॉपीज एंड एंट्रीज in book number 3 and indexes relating thereto shall be given to the person executing the document to which such entries relate or to their agents and after the death। वही है जो विल वाली बात है, विल की जो कॉपीज है वो दे दी जाएगी, उसकी तो डेथ होगी ना, उसके जो भी एलआर होगी या एजेंट्स होंगे उनको दे दी जाएगी। अच्छा, ये क्या ये क्वेश्चन क्या ये सेक्शन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बट स्टिल एक बार देख के जाना जरूरी है। सब्जेक्ट टू द सेम प्रोविजन copies of entries in book number 4 and indexes relating thereto shall be given to any person executing claiming under the document to which such entry respectively refer। उसके एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव को दे दी जाएगी। The requisite search under this section for entries in book number 3 and 4 shall be made only by the registering officer। ये देख लेना कि जो सर्च वगैरह है सारा कौन करेगा, आरओ ही करेंगे। All the copies given under this section shall be signed and sealed by RO and shall be admissible for the purpose। बस यहाँ पे देखना है तुम्हें,
जब हम बात करते हैं ना कि हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, इट विल बी वर्क एज अ ओरिजिनल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखो। 57 का 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट का प्रूफ कहाँ पे है, इसमें जो कॉपीज आपको सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी बाय द आरओ। बस ये याद रखना है इस सेक्शन में, और कुछ याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर्स टू बी इंडोर्स ऑन द डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन। अब ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर क्या क्या इंडोर्स किया जाएगा। ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन अदर देन द कॉपी ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, बोल दिया इन्होंने स्पेसिफिकली, डिक्री और ऑर्डर और द कॉपी सेंट टू आरओ अंडर सेक्शन 89 देयर शैल बी एंडोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जब हमने बात करी थी कि जो भी काम, हमने दो चीज़ों की बात करी थी, एक तो हम प्राइवेट कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई काम कर रहे हैं उसको रजिस्टर कराने की जरूरत जनरली नहीं होती, ठीक है। एक्सेप्शन हमने देख लिए थे। तो कह रहे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इंडोर्स करना पड़ेगा। पहली चीज है सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर तो है, किस किस के, वो देखो जो भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना डॉक्यूमेंट को, उनके सिग्नेचर। नंबर 1, द सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इफ such execution has been admitted by the representative, assigned or agent of any person, the signature and addition of such representative। अगर वो इन पर्सन करता है तो उसके सिग्नेचर चलेंगे, अगर वो इन पर्सन नहीं प्रेजेंट होता है इन केस, तो सामने वाले के, सॉरी जो एजेंट है, ठीक है, उनके सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एग्जामिन इन द रेफरेंस। अब जिन जिन को एग्जामिन किया गया था उसके रिगार्डिंग कि क्या बताओ ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, या पर्सन जो प्रेजेंट कर रहा है वो सही है नहीं, आइडेंटिफाई कर रहे थे हम, तो उन सारों जिन जिन को एग्जामिन किया गया था उनके सिग्नेचर भी उस पर ऐड होंगे। नेक्स्ट है एनी पेमेंट ऑफ द मनी डिलीवरी, मतलब ऐसे समझो कोई भी कॉन्सिडरेशन दिया गया है आरओ के सामने, उसको भी आरओ उसमें मेंशन करेगा। Any payment of money or the delivery of goods made in the presence of the registering officer in reference to the execution of document and any admission of the receipt of the consideration in whole or part made in his presence in reference to such execution। सेक्शन 58 में ऐसा कुछ समझाने वाला था नहीं, बस किस किस के साइन चाहिए, किस किस के एंडोर्समेंट चाहिए, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके एंडोर्समेंट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जिनको एग्जामिन किया गया है उनके एंडोर्समेंट चाहिए। थर्ड, अगर पेमेंट कोई की गई है इन फ्रंट ऑफ द आरओ उसके एंडोर्समेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है जो आपको याद रखनी है, सेकंड क्लोज में 58 के, जो आपको याद रखनी है, प्री में पूछी जा सकती है। इफ एनी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिफ्यूज टू इंडोर्स, अगर वो मना कर देता है, कंफ्यूज किया जाएगा आपको कि उसका इंडोर्स मतलब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या उसका हो जाएगा, होगा किस कंडीशन पे होगा, इस टाइप के ऑप्शन बन सकते हैं। ये कह रहा है एनी पर्सन एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिफ्यूज टू एंडोर्स द सेम, द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल नेवरदलेस register it but shall at the time endorse a note of such refusal। बस वो कर तो लेगा, एंडोर्समेंट तो कर, सॉरी रजिस्टर तो कर देगा, लेकिन उसका जो नोट है कि भाई इस बंदे ने ऐसा रिफ्यूज कर दिया था एग्जीक्यूशन का, वो मेंशन कर देगा वहां पे, ठीक है, एंडोर्स कर देगा उसे। 59 बात कर रहा है एंडोर्समेंट टू बी डेटेड एंड साइन बाय द आरओ। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसी सेम डे की डेट लगाएगा, ठीक है, और उसे साइन कर देगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 60 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बस इसमें वैसे तो एक ही वर्ड याद रखना है आपको, क्या कि रजिस्टर्ड, उस पर सर्टिफाइड कर देगा कि इट इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। पढ़ लेते हैं फिर भी। आफ्टर सच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34, 35, 58, 59, मतलब जो इंक्वायरी बाय आर और ये सब अप्लाई टू any document presented for the registration have been complied with, the registering officer shall endorse thereon the certificate containing the word registered। मैंने आपको बोला था बस इतना ही होगा। together with the number and the pages of book in which the document has been copied, जहाँ जहाँ कॉपी की गई उनका नंबर भी लिख दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए हो वो कॉपी, ठीक है, तो आपको मिल जाए, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, उस पर सब कुछ लिखा होगा, आपको बस उन्हीं पे सर्च करना होगा। नेक्स्ट है हमारा endorsement and the certificate to be copied and document returned। the endorsement and the certificate referred to and mentioned in 5960 अभी जो हमने बात करी, shall thereupon be copied into the margin of the register book, उसमें mention कर दिया जाएगा, and the copy of map and plan mentioned in 21 shall be filed। अब अपन ने जब बात की थी ना, वो जो घर या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है उसका मैप और प्लान बाय द गवर्नमेंट या ऐसा, तो उनकी बात हो रही है।
द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल देयर अपॉन बी डीम्ड कंप्लीट, उसे माना जाएगा कंप्लीट हो गया है. द डॉक्यूमेंट शैल देन बी रिटर्न टू द पर्सन हु प्रेजेंटेड द सेम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड टू सच अदर पर्सन एज ही हैज मेंशन्ड, सॉरी नॉमिनेटेड इन राइटिंग. जो एग्जीक्यूट करेगा उसे या फिर जो एजेंट होंगे या एलआर होंगे उन्हें दे दिया जाएगा. प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटिंग, अच्छा जो मैं पढ़ रही हूँ इसका मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बोला है कि सब कुछ पढ़ाया जाएगा तो सब कुछ ही पढ़ाया जाएगा. पर जहाँ मैं ऐसे जोर दे के बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइन करना या यहाँ पे अंडरलाइन करना, यहाँ पे मार्क कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ के चले जाओगे विल बी इनफ. और जो मैं बस पढ़ रही हूँ फॉर द सेक कि हाँ मैंने पढ़ दिया था, आपको पता है कि मैंने पढ़ाया आपको, बस वो पढ़ ही रहे हैं. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ. चलिए, प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट इन द लैंग्वेज अननोन टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर. हमने जब बात करी थी कि अगर वो लैंग्वेज अननोन है रजिस्टरिंग ऑफिसर के तो क्या प्रोसीजर होगा. व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 19 एंड द ट्रांसलेशन शैल बी transcribed in the register of the document of the nature of original, the together with the copy referred to in section 19 shall be filed in the registering officer. बस आरओ के वहाँ पे फाइल कर दी जाएगी, उसकी ट्रांसलेशन जो होगी. इसमें ज़्यादा हाँ बस इसमें यहाँ याद रखना आपको, जो सेकंड पार्ट है उसमें ये याद रखना कि जो ट्रांसलेशन होगा ना उसको एज अ ओरिजिनल ट्रीट किया जाएगा, उसे एज अ कॉपी ट्रीट नहीं किया जाएगा. क्योंकि हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल है वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ओरिजिनल का ही एक ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं. हम उसकी कॉपी तो प्रेजेंट नहीं कर रहे ना, उसकी कॉपी प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जिसे हम एज अ ओरिजिनल मानेंगे. क्योंकि आरोप उस किसे पढ़ रहा है, उस कॉपी को पढ़ रहा है, मतलब जो ट्रांसलेशन है उसे पढ़ रहा है, या फिर जो ओरिजिनल थी उसे पढ़ना आता तो ओरिजिनल ही पढ़ लेता. सही है, तो उसे एज अ ओरिजिनल ट्रीट करेंगे, बस इतना याद रखना है. पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द स्टेटमेंट, ये बस याद रखने के लिए पढ़ना है कि कौन करेगा, आरओ करेगा. ठीक है, रजिस्टरिंग ऑफिसर जो भी होगा, चाहे वो रजिस्ट्रार है चाहे वो सब रजिस्ट्रार है. Every registering officer may at his discretion administer an oath to any person examined by him under the provision of this act. सही है. Every such officer may also at his discretion record a note of substance of the statement made by each such person and such statement shall be read over, उसे पढ़ के सुनाई जाएगी, interpreted to him in his language with which he is acquainted, जो उसे समझ आती है उस लैंग्वेज में उसे बताया जाएगा. If he admits the correction of the note, कि हाँ ठीक है ये करेक्टनेस उसने नोटिफाई कर दी कि हाँ ये जो लिखा है डॉक्यूमेंट में वो सही है, इट शेल बी साइन बाय द आरओ से साइन कर देगा. एवरी सच नोट्स और साइंड शेल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द स्टेटमेंट therein recorded were made by the person and under the circumstances therein stated. उसी मैनर में कर दिया जाएगा. थोड़ा गला खराब है, ठीक है, एडजस्ट करना. नेक्स्ट हमारा स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार, एसओ की स्पेशल ड्यूटीज. प्रोसीजर व्हेन द डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू द लैंड इन सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट, अगर अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे. हमने बात करी थी ना कि होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन हिज सब डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो होल करती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर एनी पार्ट करता है यानी कि बाकी के पार्ट्स अलग सब डिस्ट्रिक्ट में है तो क्या होगा. एवरी सब रजिस्ट्रार ऑन द, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, every sub registrar on registering a non testamentary document relating to the immobile property not wholly situated in his own sub district shall make a memorandum thereof and of the endorsement certificate thereon and send the same to every, बस यहाँ से अंडरलाइन कर लो. ठीक है, every other sub registrar subordinate to the same registrar, एक ही रजिस्ट्रार के अंदर अलग अलग सब रजिस्ट्रार होंगे. ये रजिस्ट्रार है, इनके अंडर अलग अलग सब रजिस्ट्रार है. ठीक है, तो इसके अंडर जितने भी आ रहे हैं उन्हें एक एक कॉपी भेज दी जाएगी. समझ आ रही है, क्योंकि वो अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है. एज हिमसेल्फ इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड और एंड सच सब रजिस्ट्रार शेल फाइल द मेमोरेंडम. सेम जैसे बुक नंबर 1 में हमने मेंशन, जैसे ये है इन्होंने रजिस्टर किया इमोबल प्रॉपर्टी को, अपनी बुक नंबर 1 में मेंशन किया. अब ये इन सभी को सारी कॉपी भेजेगा, तो जिन जिन के उसमें डोमेन में वो प्रॉपर्टी आ रही है वो अपने बुक नंबर 1 में वो चीजें मेंशन करेंगे सारी. ठीक है, प्रोसीजर वेयर द डॉक्यूमेंट रिलेट्स टू द लैंड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे ऊपर जो बात थी सब डिस्ट्रिक्ट्स की बात थी, सब डिस्ट्रिक्ट की. अब ये कह रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है तो क्या करेंगे. एवरी सब रजिस्ट्रार ऑन द रजिस्टरिंग अ नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट shall also forward a copy thereof and of the endorsement and certificate thereon together with the copy of the map plan mentioned, वो जो हमने बात करी थी अभी,
टू द रजिस्ट्रार ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब सारी जो कॉपीज है किसे भेज दी जाएगी, रजिस्ट्रार को, ठीक है, रजिस्ट्रार को कॉपी भेज दी जाएगी टुगेदर विद द कॉपी ऑफ registrar of every district in which any part of such property is situated other than the district in which his own sub district is situated, ठीक है, उन्हीं रजिस्ट्रार को भेज दी जाएगी। आगे जो रजिस्ट्रार है रिसीव करेगा द सेम shall file in book number 1 the copy of document and the copy of the map plan and shall forward a memorandum of the document to each sub district subordinate to him in whose sub district or any part of property situated and every sub district receiving such, मतलब वो जो है रजिस्ट्रार उनका काम है अब आगे वो सबको फॉरवर्ड कर देंगे कॉपीज को, राइट। स्पेशल ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की स्पेशल ड्यूटीज क्या क्या होंगी। 66 बात करता है प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू रेंट, लैंड के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा। On registering any non-testamentary document relating to immovable property, the registrar shall forward a memorandum of such document to each sub-registrar subordinate to him in whose sub-district वो जहाँ पे property है या any part of property situated है उन्हें भेज दिया जाएगा। Registrar shall forward a copy of such document together with the copy of map and plan mentioned 21 to every other registrar in whose district and any part of the property is situated। ये कह रहा है कि सब रजिस्ट्रार वाला तो समझ आ गया हमें, अब ये जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, इसके डोमेन में ये प्रॉपर्टी आ रही है, बट बाकी की जो ये प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट्रार नंबर 2 कोई भी है उनके डोमेन में आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि इनको भी वो कॉपी भेज देंगे, ठीक है, इतना समझना है बस। Such registrar on receiving any such copy shall file in its book number 1 and also send a memorandum of copy to each of sub registrar subordinate to him। अब ये जो रजिस्ट्रार है ना, ये बाकी के सब रजिस्ट्रार को वो जिन जिन के डोमेन में वो प्रॉपर्टी आएगी उन्हें वो कॉपी भेज देंगे, बुक नंबर 1 में वो मेंशन कर देंगे। क्लियर, ज़्यादा लोड नहीं लेनी, ऐसे समझना है इसे। बुक बैरेक्ट का हमने पढ़ लिया, अब हम अपनी दिमाग लगाते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब ये हमने शुरुआत में देखा था कि हम कहाँ जाएंगे इसे रजिस्टर कराने के लिए, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब जाएंगे तो हमें पता है कि ऑल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो मिस्टर सब रजिस्ट्रार जो है उन्हें रजिस्टर कर देंगे। अब अगर इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ तक इसका डोमेन है, यहाँ पे सब रजिस्ट्रार 2 का डोमेन है, बट ये आते एक ही रजिस्ट्रार के अंदर है, ठीक है, तो ये रजिस्टर तो कर देंगे, रजिस्ट्रेशन तो कर देंगे ये, उसके बाद ये कॉपी भेज देंगे रजिस्ट्रार को, ठीक है, और सब रजिस्ट्रार को। ऐसा मतलब जो सब रजिस्ट्रार्स हैं उनको जितने के डोमेन में प्रॉपर्टी आएंगी, मान लो 1 के आ रही है तो 1 के भेज देंगे, अगर 1 से ज़्यादा है, 3 है, सब रजिस्ट्रार 4 है, सबको ये प्रॉपर्टी भेज दी कॉपी भेज दी जाएगी। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर्टी आ रही है तो रजिस्ट्रार को भेज देंगे। अभी रजिस्ट्रार भी क्या करेगा, ये रजिस्ट्रार भी खुद तो मेंशन कर ही लेगा, उसके बाद दूसरे रजिस्ट्रार को भी भेज देगा जिन जिनके डोमेन में वो प्रॉपर्टी आ रही होगी, या उन सब रजिस्ट्रार को भी भेजा जाएगा बाद में जिन जिनके डोमेन में वो प्रॉपर्टी आएंगी, और वो अपने बुक नंबर 1 में मेंशन कर लेंगे। क्लियर, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा ऑफ द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द रजिस्ट्रार एंड द इंस्पेक्शन जनरल, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू सुपरिंटेंडेंट एंड कंट्रोल द सब रजिस्ट्रार। हमने देखा था कि रजिस्ट्रार के नीचे सब रजिस्ट्रार है, तो इसकी पावर जो है ज्यादा होगी। क्या क्या पावर है वो देखते हैं। एवरी सब रजिस्ट्रार शैल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड द कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार इन हुज डिस्ट्रिक्ट। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। Every registrar shall have authority to issue any order consistent with this act। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करेंगे which he is considered necessary in respect of any act or omission of any sub registrar subordinate to him and in respect of the rectification of any error regarding the book or the office in which any document has been registered। एक सेकंड में दानिश चला देना। करते हैं शुरू। सेकंड क्या कह रहा है 68, एवरी रजिस्ट्रार शैल हैव द अथॉरिटी टू इशू एनी ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर होगा रजिस्ट्रार जो है उसे ऑथोराइज है ऑर्डर के लिए, विच ही कंसिडर नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन। अगर कोई भी काम करना है सब रजिस्ट्रार को या कुछ वो ओमिट करते हैं, ही इज सपोज टू डू, या जिसे जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उन दोनों के रिगार्डिंग जो है उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं टू हिम एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी एरर। अगर उसने कोई एरर किया है तो उसके रिगार्डिंग, मतलब ये है कि सुपरवाइज करेंगे कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना। अगर कोई काम ऐसा है जो वो उन्हें नहीं करना वो करते हैं तो उसके रिगार्डिंग उन्हें ऑर्डर देना, बस, ठीक है।
नेक्स्ट है 69, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, प्री मेंस दोनों में, सही है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू सुपरिंटेंडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड मेक रूल्स। द inspector general shall exercise a general superintendence over all the registering offices in the territories under state government, ठीक है, उनकी सुपरिंटेंडेंस की पावर है। shall have the power from time to time make rules inconsistent with this act, कोई इसमें इशू नहीं है। क्या क्या ड्यूटीज है वो देखते हैं, क्या क्या पावर्स है वो देखते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स पेपर एंड डॉक्यूमेंट, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या आईजी करते हैं, तो आईजी, ठीक है। प्रोवाइडिंग द मैनर इन विच and the safeguard subject to which the books may be kept in computer floppies और द डिस्क, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा स्टोर करना है उसके लिए जो भी सेफगार्ड्स होंगे आईजी डिसाइड करेंगे। डिक्लेयरिंग व्हाट लैंग्वेजेस शैल बी डीम्ड टू बी कॉमनली यूज्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा आईजी डिसाइड करेंगे। डिक्लेयर दैट टेरिटोरियल डिवीजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 21, वो जो मैप और प्लान वाला सीन था वो। रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फाइन, कितना फाइन इंपोज किया जाएगा, वो 10 गुना फाइन की जब हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन। अब ये चीज क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में और आईजी में, ठीक है। ये कंफ्यूज करेंगे नहीं, आप कंफ्यूज हो भी जाओगे क्योंकि सारी पावर तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास है, आईजी के पास क्या पावर है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। इसलिए सारी जो पावर्स आपको याद करनी ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, सही है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फाइन, देख लिया हमने। रेगुलेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन इम्पोज्ड इन द रजिस्टरिंग ऑफिसर बाय सेक्शन, मतलब जो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है उसको रेगुलेट करना लगा लें। रेगुलेटिंग द फॉर्म इन विच द रजिस्टरिंग ऑफिसर आर ऑल्सो मेमोरेंडम ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो फॉर्म प्रिस्क्राइब होते हैं किस फॉर्म में आपको करना है। रेगुलेटिंग द ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार ऑफ द बुक, किस तरीके से रेगुलेट करना है, ऑथेंटिकेट किस तरीके, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि आप कैसे उन्हें ऑथेंटिकेट, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा वो, ठीक है, एग्जामिन करेंगे ऐसा लगा सकते हैं आप, ठीक है। रेगुलेटिंग द मैनर इन विच द इंस्ट्रूमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ 88 में बी प्रेजेंटेड टू द, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। डिक्लेयरिंग द पर्टिकुलर टू बी कंटेन इन टेक्स्ट में क्या क्या पर्टिकुलर होंगे, वैसे हमने पढ़ लिया ऊपर। डिक्लेयरिंग द हॉलीडेज दैट शैल बी ऑब्जर्व, कौन कौन सी आरओ के ऑफिस में जो भी छुट्टियां होंगी कौन कौन सी होंगी। जनरली रेगुलेटिंग द प्रोसीडिंग ऑफ आरओ एंड सब रजिस्ट्रार, मतलब आरओ में सब आगे, ठीक है। द रूल्स सो मेड शैल बी सबमिटेड, अब जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिए जाएंगे अप्रूवल के लिए। आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड दे शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट एंड ऑन पब्लिकेशन शैल हैव इफेक्ट एज इट, मतलब जो इनेक्टमेंट है वो सेम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 70, पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू रिमिट फाइन, इंस्पेक्टर जनरल की पावर है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्री का, सेक्शन 70 जो है नोट करके रखना। The Inspector General may also, in exercise of his discretion, remit wholly or in part difference between any fine levied under section 25 और 34 में जो भी फाइन आपके ऊपर लगता है and the amount of the proper registration fee, ठीक है, उसको कम कर सकता है। डिस्क्रिशन है किसकी, हमारी आईजी की। यहाँ तक आई गेस कोई डाउट नहीं, क्योंकि यार सीधा सीधा पढ़ना है, ऐसा समझाने वाला कुछ था नहीं कि मुझे समझाना पड़े, ठीक है। फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब आता है हमारा पार्ट 12, रिफ्यूजल टू रजिस्टर। अब मतलब ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग था, मुझे भी पता है, ठीक है, अब थोड़ा ठीक आ गया, तो सो गए हो तो उठ जाओ। चलें, ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर, देखें रीजन फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर टू बी रिकॉर्डेड। अगर रजिस्ट्रार जो है, सब रजिस्ट्रार जो है, अगर मना कर देता है कि भाई नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में क्या होगा। Every sub-registrar refusing to register a document except on the ground that the property to which it relates is not situated within the sub-district. मैं इस सब डिस्ट्रिक्ट में हूँ, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट नहीं कर रही, तो मैं उसे रजिस्टर नहीं करूंगा, सही है। Shall make an order of refusal. refusal का हमने देखा था बुक नंबर 2 में मेंशन करना है, ठीक है। And record his reason for such order in his book number 2 and endorse the word registration refused. सर्टिफिकेट में 60 में हमने देखा था कि सर्टिफाइड मतलब रजिस्टर्ड लिखा है, यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड, हमने नहीं किया। ऑन द डॉक्यूमेंट एंड ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द डॉक्यूमेंट शेल विदाउट पेमेंट एंड अननेसेसरी डिले गिव हिम अ कॉपी ऑफ द रीजन ऑफ द रिकॉर्ड, कि किस लिए हमने मना किया है उसे वो कॉपी दे देंगे। No registering officer shall accept for the registration a document so endorsed unless and until under the provision herein contained the document is directed to be registered, ठीक है, तब तक नहीं होगा।
नेक्स्ट है अपील, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन लाइनर्स के हिसाब से वन लाइनर ही बना के रखना। अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड, इसमें जो याद करना है पहले वो बताते हैं, फिर बैरक की लैंग्वेज पढ़ लेंगे। ये कह रहे हैं कि सब रजिस्ट्रार ने तो मना कर दिया, आप जाएंगे अब रजिस्ट्रार के पास, ठीक, मतलब एक छोटा सा पहले वो देती हूँ मैं आपको, क्या है, सब रजिस्ट्रार है, इनके ऊपर रजिस्ट्रार है, ठीक है, इनके ऊपर आईजी है, इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा ही है। तो यहाँ से जो अपील है वो जाएंगी इधर, ठीक है, यहाँ से अपील कहाँ जाएगी, इधर, कितने दिन में, 30 दिन, ठीक है। दो चीजें हो सकती है, या तो इसने रिफ्यूज कर दिया तो यहाँ पे अपील चली जाएगी, या फिर ये क्या करेंगे, इसने रिफ्यूज कर दिया तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इन दोनों के साथ ही जब हम अपील करेंगे तो भी, और हम डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो भी, दोनों ही केस में हम रिफ्यूज क्यों किया है, रिफ्यूजल किया था ना, तो रिफ्यूज की क्यों किया है उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी साथ में लगाएंगे, सही है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये भी 30 डेज में होगा और ये भी 30 डेज में होगा। अब हमें लगता है कि यहाँ से यहाँ अपील जाएगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर दे दिया इट विल बी फाइनल, उसकी कोई अपील नहीं जाएगी, लेकिन आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, इसमें इतना है, ठीक है, फिर भी पढ़ना तो है ही, पढ़ लेते हैं एक बारी। Except where the refusal is made on the ground of denial of execution, an appeal shall lie against an order of sub registrar. Sub registrar के order के against appeal lie करेगी, is made on, refusing to admit a document to registration to the registrar to whom such sub registrar, ये हमने देख लिया कि उसी के ऊपर जाएगी। If presented to the registrar within 30 days, यहाँ mention कर लो, नोट बना लो, from the date of the order, and the registrar may रिवर्स एंड ऑल्टर द ऑर्डर। अब रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो ऑल्टर भी कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है ऑर्डर को। इफ द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार डायरेक्ट्स डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड एंड द डॉक्यूमेंट इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, अब मैंने आपको बताया था 30 दिन के अंदर अंदर वो सारा होना चाहिए। आफ्टर द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर द सब रजिस्ट्रार शैल ओबे द सेम। अब अगर वो कह देते हैं कि आपको रजिस्टर करना है तो उसे सब रजिस्ट्रार को वो बात माननी पड़ेगी और वो सारे जो प्रोसीजर है, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी करके उसे रजिस्टर कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन टू रजिस्टर वेयर द सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन, 73 जो हमने देखा है अभी। When a sub-registrar had refused to register a document on the ground that any person by whom it purports to be executed or his representative assigned denies its execution, any person claiming under such document or his representative assigned or agent authorized as aforesaid may within 30 days, ये mention मतलब note down कर लो जो भी है, after the making of the order of refusal apply to the registrar to whom such sub registrar is subordinate in order to establish his right to have the document registered। अपना मैंने आपको बताया था ना दोनों चीजें होंगी, या तो अपील करेगा या डायरेक्ट अप्लाई करेगा, 30 डेज है दोनों का टाइम। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सच एप्लीकेशन शैल बी इन राइटिंग, राइटिंग में होगी ऑफ कोर्स, शैल बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ रीजन रिकॉर्डेड, मैंने आपको बताया था उस रीजन की कॉपी लगेगी, एंड द स्टेटमेंट इन एप्लीकेशन शैल बी वेरीफाइड बाय द एप्लीकेंट इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट। क्लियर। सेम वेरिफिकेशन जैसे प्लेंट की वेरिफिकेशन होती है उसी तरीके से वेरीफाई होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रार ऑन सच एप्लीकेशन। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा वो देखते हैं। इन सच केस and also where such denial as aforesaid is made before a registrar in respect of a document presented by for the registration to him, the registrar shall as soon as conveniently may be inquire, क्या क्या inquire करेंगे, पहला the document whether the document has been executed, वो execute हुआ भी है या नहीं हुआ है इसकी inquiry होगी। second whether the requirement of the law for the time being in force have been complied with, जो इस एक्ट में दी गई है जितने भी कंडीशन क्या उन्हें कंप्लाई किया गया है on the part of the applicant and the person presenting the document for registration as the case may be, so to entitle the document of the registration। दो चीजें देखेंगे कि क्या सारे लॉज को फॉलो किया गया है या नहीं, सेकंड है क्या वो एग्जीक्यूट किया गया है डॉक्यूमेंट या नहीं, बस। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर बाय द रजिस्ट्रार टू द ऑर्डर बाय द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर एंड प्रोसीजर देयरऑन, अगर वो ऑर्डर देता है रजिस्ट्रेशन का तो if the registrar finds that the document has been executed, execute हो चुका है, and the said requirement जो legal requirements थी वो पूरी हो चुकी है, he shall order the document to be registered, वो order दे देगा कि भाई document को register कर दो, ठीक है।
इफ द डॉक्यूमेंट इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर अगर ड्यूली प्रेजेंट किया गया है, डिले नहीं करना. आफ्टर द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल ओबे द सेम एंड देयर अपॉन शैल so far as may be practicable follow the procedure. जो 50 जो जनरल प्रोसीजर फॉलो करना है उसे फॉलो किया जाएगा. such registration shall take effect as if the document had been registered when it was first duly presented for the registration. अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर लो, जो थर्ड पॉइंट है इसे मार्क कर लो. ये कह रहा है कि जब फर्स्ट टाइम आपने प्रेजेंट किया था, ठीक है, और फिर वो रिफ्यूज हो गया था, तो जिस डेट पे आपने ये प्रेजेंट किया था उस दिन से माना जाएगा कि आपने उसे प्रेजेंट किया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द रजिस्ट्रार में फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 74 समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेस. समन भेजते हैं ना जैसे, तो अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एंड कंपेल देम टू गिव एविडेंस एज, मतलब जैसे सिविल कोर्ट में आते हैं, आपको एविडेंस देने होते हैं. मतलब एविडेंस किसके रिगार्डिंग देंगे कि जो बंदा है वो जेन्युइन है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है एग्जीक्यूट हुआ है, इस तरीके की सारी चीजें जो हैं उसके लिए रजिस्ट्रार समन कर सकते हैं जैसे सिविल कोर्ट में किया जाता है. सिंपल. नेक्स्ट है हमारा 76 ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय द रजिस्ट्रार. एवरी रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग to register a document except on the ground that the property to which it is related is not situated within the district and the document ought to be registered in the office of the registrar. Second, to direct the registration of the document under section 72 75 डायरेक्शन दे दी है. shall make an order of refusal, मना कर सकता है, and record the reason for such refusal. बुक नंबर 2 में हमने देख लिया था. and on the application made by any person executing and claiming under the document shall without unnecessary delay give him the copy of reason. ठीक है, किस लिए उसे मना किया गया है. नो अपील शैल लाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन कर लो. ये कह रहा है कि रिफ्यूज कर देगा, उसकी कॉपी दे देगा. ठीक है. अब इसने अगर रिफ्यूज कर दिया यानी कि हमारे पास कोई भी अपील का प्रावधान नहीं है. जो सब सेक्शन 2 है वो साफ मना कर देता है कि कोई अपील लाई नहीं करेगी. सेक्शन 77 रेस्क्यू में, 77 जो है वो रेस्क्यू में आता है. वो कहता है कि सूट इन द केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय द, अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है तो भी आपके पास रेमेडी है, क्या है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं. वेयर द रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू ऑर्डर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 72 एंड डिक्री अंडर सेक्शन 76, any person claiming under such document and his representative assigned agent में विद इन, वही 30 दिन का टाइम है. अब आपको जो याद रखनी है चीजें, एक तो 30 दिन याद रखनी है, एक तो 30 दिन याद रखनी है. ठीक है, 30 डेज लिख देती हूँ मैं. इसके अलावा जो याद रखना है कि सब रजिस्ट्रार है उसकी अपील कहाँ जाएगी, रजिस्ट्रार के पास जाएगी, और रजिस्ट्रार की कोई अपील नहीं जाएगी. इसके बाद अगर कोई एक रेमेडी बची है तो वो सिविल सूट है. टेक अवेज याद रखने हैं, जो मैं बता रही हूँ मेंशन करती हूँ. बाकी बस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ छूट गया हो. ठीक है. पार्ट 3 पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेना. ऑफ द फी फॉर द रजिस्ट्रेशन, बस ये देखना है कि कौन डिसाइड करेगा. ठीक है, और कितनी है ये तो मेंशन ही नहीं है, ऑफिशियल गैजेट में दे दी जाती है. फीस टू बी फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कौन फीस करेगा. अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे, फीस लिख के कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा या फिर आईजी करेगा. इन दोनों में टसल रहेगी, तो इनकी पावर्स देख के जाना. The state government shall prepare a table of the fee payable for the registration of the document. डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए सर्च ऑफ द रजिस्टर. अब जब मैं इंस्पेक्शन के लिए जाऊंगी तो मैं उन्हें सर्च करूंगी. और मेकिंग और ग्रांटिंग द कॉपी ऑफ, मैं कहूंगी कि मुझे वो कॉपी भी दे दो, तो उसके लिए भी जो फीस होगी वो. ठीक है. ऑफ द एक्स्ट्रा एडिशनल फी पेबल फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन फॉर द इशू ऑफ कमीशन फॉर फाइलिंग ट्रांसलेशन. ये याद रखना, मतलब ये पॉइंटर्स जो हैं याद रखना. ट्रांसलेशन फॉर अटेंडिंग एट प्राइवेट रेजिडेंस फॉर द सेफ कस्टडी, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर सच अदर मैटर एज अपीयर टू द गवर्नमेंट नेसेसरी फॉर दैट इफेक्ट. ठीक है, उस पर्पस के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है और फीस प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, फीस देते रहो. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 79 पब्लिकेशन ऑफ फी, ऑफिशियल गैजेट में हो जाती है. अ टेबल ऑफ द फीस ऑफ पेबल शैल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट एंड अ कॉपी देयर ऑफ इन इंग्लिश एंड द वर्नाक्युलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी एक्सपोज्ड इन द पब्लिक व्यू इन एवरी रजिस्ट्रेशन ऑफिस. फी पेबल ऑन द प्रेजेंटेशन. ऑल द फी फॉर द रजिस्ट्रेशन, जिस दिन मैं एप्लीकेशन लगाऊंगी उसी दिन मुझे वो पेमेंट भी करनी पड़ेगी. मतलब जनरल चीजें लिखी हुई हैं. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट ठीक है, पढ़ना है, पढ़ना छोड़ना नहीं है. अब है पार्ट 14, पेनल्टीज की बात करता है, याद रखनी है ये. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है
पेनल्टीज फॉर द इनकरेक्टली एंडोर्सिंग, कॉपिंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट। अब देखो पेनल्टीज जब हम सुनते हैं ना, पेनल्टी जब हम सुनते हैं तो यहाँ पे दो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो आरओ के ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी, एक जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट सुन के। हम जनरली क्या सोचते हैं पेनल्टी लगेगी तो सिर्फ इनके ऊपर लगेगी अगर इन्होंने कोई गलती करी, नहीं, आरओ के ऊपर भी लगेगी, ठीक है, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार जो भी हैं। एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर, जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट एंड एवरी पर्सन। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, सारे केस में जहां पे पेनल्टी वर्ड आपको दिखे तो एक चीज आएगा 7 साल विद फाइन और विद बोथ, बस, ठीक है। पेनल्टी वर्ड दिखा 7 ईयर, फाइन, बोथ, इतना याद करना है वैसे आपको, पर पढ़ना पूरा है। एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट एंड एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन हिज ऑफिस for the purpose of this act, who being charged with the endorsing, copying, translating or registering the document presented or deposited under its provision, endorse, copy, translated and register such document in a manner which he knows or believes to be incorrect, उन्हें पता है कि गलत है, still they are using those documents, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury as defined in IPC to any person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years with fine or with both, ठीक है। कहानी का क्रक्स यही था, कहानी पढ़नी पूरी है। पेनल्टी फॉर मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांसलेशन। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा है डॉक्यूमेंट्स को, वो जाता है आरओ के ऑफिस में और वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है, या तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है या पर्सोनेट कर रहा है किसी और को, मतलब मैं अपने आप को मिस्टर रमेश बता रही हूँ या मिस साक्षी बता रही हूँ, कुछ भी लगा लो, कि मैं, मेरा नाम तो राखी है पर मैं वहां जाके प्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को कि मैं तो साक्षी हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना आपको, वरना फिर पेनल्टी लगेगी वही 7 साल वाली। इंटेंशनली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट, गलत बताते हैं इवन, अच्छा आपको जो मेंशन करना है वो ये है कि वेदर ऑन ओथ और नोट, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सिर्फ ओथ पे अगर आप कोई स्टेटमेंट को, रॉन्गफुली प्रेजेंट स्टेटमेंट को गलत बोलते हो तो वो पनिशेबल है, या फिर अदरवाइज ऑन ओथ, अदरवाइज ऑन ओथ। देखो जो आरओ है ना, आपको ओथ दिलवाएंगे, जो जो चीजें मतलब अगर आपको एग्जामिन करा जाएगा तो आपको ओथ दिलवाई जाएगी, ठीक है। अगर आप ओथ पे झूठ बोलते हो तो पनिशेबल है, लेकिन अगर आप बिना मतलब आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आपने वैसे ही झूठ बोल दिया तो भी पनिशेबल है। whether it has been recorded or not before any officer acting in execution of this act in any proceeding or inquiry under this act। नेक्स्ट है हमारा intentionally delivers to the registering officer in any proceeding under section 19 and section 21 a false copy of translation, गलत ट्रांसलेशन देते हो तो भी फंस गए, ठीक है। falsely personate another, मैं हूँ राखी, मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो भी गलत है। abets anything made punishable by this act, अगर अबेटमेंट भी करते हो तो भी पनिशेबल है। shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years with fine and both, तो पनिशमेंट क्या होगी, 7 साल की होगी, फाइन होगा, या दोनों। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टरिंग ऑफिसर में कमेंस प्रोसिक्यूशन, आरओ जो है प्रोसिक्यूशन कमेंस कर सकता है, बस इतना पढ़ना है, ज्यादा रेलेवेंस है नहीं इसका। रजिस्टरिंग ऑफिसर टू बी डीम्ड पब्लिक सर्वेंट, ये भी बस इतना पढ़ना है कि उसे एज अ पब्लिक सर्वेंट जो है ट्रीट किया जाएगा। अब बचता है हमारा पार्ट 15, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे पार्ट 15 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। 15 लास्ट पार्ट है, ज्यादा इतनी समझने वाली चीजें नहीं है, तो जल्दी फटाफट खत्म हो जाएगा, तो स्टे अटेंटिव। 85 से क्वेश्चन बनता है, पहले देख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कब कर सकते हैं वो देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स अदर देन द विल, विल्स को नहीं करेंगे। रिमेनिंग अनक्लेम्ड इन एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज्यादा अगर वो अनक्लेम्ड पड़े रहते हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 86, वो कह रहे हैं कि रजिस्टरिंग ऑफिसर नॉट लाइबल फॉर द थिंग्स बोनाफाइडली डन और रिफ्यूज्ड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। ये कह रहे हैं कि जो हमने बोनाफाइड यानी कि गुड इंटेंशन के साथ अगर कोई काम किया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। जैसे नो रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल बी लाइबल फॉर टू एनी सूट, क्लेम और
डिमांड बाय द रीजन ऑफ एनीथिंग इन गुड फेथ डन और रिफ्यूज्ड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, ऑफिशियल कैपेसिटी में जो उन्होंने काम किया है वो सही है, ठीक है, अगर उन्होंने गुड फेथ में किया है, भले ही वो उसमें कोई गड़बड़ है, कोई गलती हो चुकी है उनसे, सही है। नथिंग सो डन इनवैलिडेट बाय द डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और द प्रोसीजर, ये कह रहे हैं कि अगर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो ऐसा नहीं होगा। अपॉइंटमेंट किसकी, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उनकी अपॉइंटमेंट हुई, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट आ गया या जो प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया करा है, बट काम उन्होंने सही कर दिया है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है इनवैलिडेट हो गया, ठीक है। नथिंग डन इन द गुड फेथ pursuant to this act or any act hereby repealed or by any registering officer shall be deemed invalidate merely by the reason of any defect in his appointment and procedure, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 88, रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर और सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट इट शैल नॉट बी नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है, any officer of the government or any administrative general, official trustee, official assignee, the sheriff, receiver or the registrar of the high court, the holder for the time being of such other public office as may be specified in notification in the official gazette issued in that behalf by the state government to appear in person। हमने जब बात करी थी कि in person appear कौन कौन नहीं होगा, हमने बोला था जो इन्फॉर्म है, जो नहीं प्रेजेंट हो सकता, या जो जेल में है वो प्रेजेंट नहीं हो सकता, या अदर पीपल, ठीक है। अदर में कौन आएंगे, ये सारे आएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का हमने नाम लिया है, जो ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट है इनका हमने नाम लिया है, उनको इन पर्सन प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। और बाय द एजेंट एज एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन एनी प्रोसीडिंग कनेक्टेड विद द रजिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड अगर दूसरी भी प्रोसीडिंग है वहां पे भी आने की जरूरत नहीं है। of any instrument executed by him or in his favor in the official capacity and signed to provide in section 58, इसमें कुछ समझने वाला नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और इन द फेवर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 मे बी प्रेजेंटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिस तरीके से रूल्स में प्रिस्क्राइब है वैसे ही कर दिया जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि कौन कौन प्रेजेंट नहीं होंगे, जो ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल है इन्हें, और शेरिफ, रिसीवर और हाई कोर्ट, और उसके अलावा जो हमने जेल में बंद थे वो वाले बंदे, और जो इन्फॉर्म है, ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं हो सकते, बस ये याद रखना है। इसके अलावा जो हमने 2 महीने, ये 2 महीने वाला, सॉरी 2 साल वाला टाइम है, ये याद रखना है, और बाकी के सिर्फ सेक्शंस याद रखने हैं आपको। 89 बोल रहा है कि कॉपीज ऑफ द सर्टेन ऑर्डर, सर्टिफिकेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट टू बी सेंट टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर और एंड द फाइट। ये देखें, हमने जब बात करी थी ना, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, जैसे लैंड इंप्रूवमेंट में जो ये लोन ग्रांट किया जाता है, ठीक है, एवरी कोर्ट ग्रांटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस जो सब्जेक्ट मैटर है उस सूट का, उसके रिगार्डिंग जो बात हो रही है वो लोन दिया जाता है, एग्रीकल्चरल लोन की हम बात कर रहे हैं, या फिर जो ऑक्शन में जमीन हमने या कुछ भी बेचा था, ठीक है, उसकी रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले बात करी थी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उनको रजिस्टर कराने की जरूरत तो नहीं है, पर उसकी जो कॉपी है ना वो रजिस्टरिंग ऑफिसर में भेज दी जाएगी। देखें, मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर राइट्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं ना, और वो 100 से ऊपर की प्रॉपर्टी है और रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इन केसेस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कुछ हमने एक्सेप्शन देखे थे, वो हमने देख लिए थे, ये वाले लोन के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड था, ये ऑक्शन वाली बात थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पे इन्हें रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, पर फिर क्या करें, कैसे उन्हें पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिकेटेड है, एग्जिस्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि उनकी जो एक कॉपी है ना वो आरओ के ऑफिस में आप भेज दोगे, दैट इज इट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है उनके फेवर में होते हैं, वो एग्जम्प्टेड है, बस इतना याद रखना है। सेक्शन 90 सिर्फ नाम का याद रखना है कि सेक्शन में ये लिखा है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। क्लियर? 91 देख लें, इंस्पेक्शन एंड द कॉपीज ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। इसमें बस यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स की हमने अभी बात की थी, ये डॉक्यूमेंट जो है इट शैल बी ओपन फॉर द इंस्पेक्शन टू द जनरल पब्लिक, बस ये मेंशन कर लें अपने बैरक में, इससे ज्यादा यहाँ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर देख लेती हूँ, कुछ रह ना जाए। ठीक है,
इतना ही पार्ट 15 में आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इतनी ही है प्री के पर्सपेक्टिव से। और अगर आपको लगता है कुछ डाउट रह गए हैं या नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें दोबारा से डील करेंगे, चाहे अलग वीडियो बनानी पड़े, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि इंप्रूव की जा सकती है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बढ़िया सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो वो भी आप मुझे बता दें कि अच्छा कर रही हूँ, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो और टेंशन वेंशन लेनी नहीं है, चिल मारो। और चिल इतना भी मत करो कि पढ़ाई छोड़ दो, चिल भी करो, पढ़ाई भी करो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।